भारत का इतिहास ऐसे किरदारों से भरा हुआ है जिन्होंने सत्ता की तस्वीर बदल दी। उन्हीं में से एक नाम है मलिक काफूर, एक ऐसा शख्स जो गुलामी की जंजीरों से उठकर दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर सेनापति बन गया। साल 1299 ईस्वी में गुजरात के खंभात से कैद होकर दिल्ली लाए गए काफूर को शुरू में सिर्फ एक गुलाम माना गया, लेकिन किस्मत ने उसे वहां से उठाकर दिल्ली के तख्त के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी काबिलियत पहचानी और कुछ ही सालों में काफूर उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गया। उसकी अगुवाई में दिल्ली की फौजें दक्कन तक पहुंची। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई, ये सारे दक्षिणी राज्य उसकी तलवार के सामने झुक गए। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं था बल्कि राजनीति का खिलाड़ी भी। लेकिन सत्ता का खेल जितनी ऊंचाई पर ले जाता है उतनी ही तेजी से गिरा भी देता है, और यही कहानी है मलिक काफूर की, गुलामी से सत्ता तक और फिर पतन तक का सफर। अगर आपको भारतीय इतिहास की ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली ऐतिहासिक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। साल 1299 ईस्वी, यह वह समय था जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उसकी फौज में उलुग खां और नुसरत खां जैसे सेनापति थे। गुजरात उस वक्त व्यापार और दौलत का बड़ा केंद्र था। यहाँ के मंदिरों और बाजारों में अपार धन था। जब दिल्ली की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने शहर को लूट लिया। इसी अभियान के दौरान एक जवान, सुंदर और तेज तर्रार लड़का बंदी बनाया गया। यही था मलिक काफूर। जियाउद्दीन बर्नी अपनी किताब तारीखे फिरोज शाही में लिखते हैं कि काफूर को गुलामी में बेच दिया गया, जबकि अमीर खुसरो, जो उस समय अलाउद्दीन के दरबार के कवि थे, खजाइन उल फुतह में बताते हैं कि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसी कारण उसका दूसरा नाम पड़ा 1000 दिनारी। गुलामी की जंजीरों में बंधकर दिल्ली पहुंचना किसी इंसान के लिए शर्म और मजबूरी का सबब होता, लेकिन काफूर अलग था। रोमिला थापर लिखती हैं कि उसकी आंखों में हमेशा महत्वाकांक्षा की चमक रहती थी। वह हालात से हार मानने वालों में से नहीं था। दिल्ली में आने के बाद शुरू में काफूर को दरबारी कामों में लगाया गया। छोटे मोटे आदेश पहुंचाना, शाही खजाने की रखवाली करना और कभी कभी सैनिकों की तैयारी देखना, यह सब काम वह इतनी ईमानदारी और चतुराई से करता कि धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की नजर उस पर पड़ने लगी। अलाउद्दीन खिलजी उस समय सल्तनत का सबसे ताकतवर शासक। उसने मंगोलों को कई बार हराकर उत्तरी भारत को सुरक्षित किया और अब उसका ध्यान दक्षिण भारत की अपार दौलत पर था। उसे ऐसे इंसान की जरूरत थी जो वफादार भी हो और चालाक भी। काफूर उसी जगह फिट बैठ गया। सतीश चंद्र लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने काफूर को धीरे धीरे छोटे कामों से ऊपर उठाया। पहले उसे शाही संदेश पहुंचाने का जिम्मा मिला, फिर दरबार की खास बैठकों में बुलाया जाने लगा। कुछ ही सालों में वह सिर्फ गुलाम नहीं रहा बल्कि सुल्तान का भरोसेमंद बन गया। 1301 से 1305 ईस्वी के बीच जब खिलजी सल्तनत लगातार युद्धों में लगी हुई थी, काफूर को कई अहम काम सौंपे गए। कभी वह खजाने की देखभाल करता, कभी सैनिकों की निगरानी। यह वही दौर था जब दरबार के पुराने अमीर उससे जलने लगे। उन्हें लगता था कि यह नया आदमी धीरे धीरे उनकी जगह ले लेगा। दरबारियों के लिए शर्मनाक था कि एक गुलाम सुल्तान का इतना करीबी हो रहा है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सोच साफ थी। उसे वही चाहिए जो उसकी आज्ञा माने और पूरी निष्ठा से काम करे। धीरे धीरे काफूर को और जिम्मेदारियां दी गई। अब वह सैन्य बैठकों में शामिल होने लगा। बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने उसे अपना नजदीकी बना लिया था। इसका मतलब यह था कि काफूर सिर्फ बाहर से वफादार नहीं था बल्कि गुप्त योजनाओं में भी शामिल किया जाता। 1306 ईस्वी में पहली बार काफूर को बड़ा अवसर मिला। उसे दक्षिण भारत के अभियान की तैयारी का जिम्मा सौंपा गया। यह पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब तक वह केवल एक वफादार गुलाम और भरोसेमंद दरबारी था, लेकिन अब उसे सल्तनत की सबसे बड़ी सैन्य जिम्मेदारी दी जा रही थी। यहाँ से उसका असली सफर शुरू हुआ। सैनिक भी उसे पसंद करने लगे क्योंकि वह उनके साथ सख्ती करता था, लेकिन इनाम देने में भी पीछे नहीं रहता। उसका अंदाज सख्त और ईमानदार दोनों था। धीरे धीरे दिल्ली की गलियों और बाजारों में उसका नाम गूंजने लगा। अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में काफूर की तारीफ करते हुए लिखा कि वह वो सितारा है जो सल्तनत को नई दिशा देगा। दरबारियों को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके लिए गुस्से की बात थी कि एक गुलाम उनकी बराबरी कर रहा है, लेकिन सुल्तान की नजर में काफूर बेशकीमती था। कुछ सालों में उसने अपनी काबिलियत साबित भी कर दी। वह योजनाएं बनाने में तेज था, युद्ध नीति को समझता था और सबसे बड़ी बात, वह पूरी तरह अलाउद्दीन का था। इस तरह 1299 से 1306 ईस्वी तक, यानी सिर्फ 7 साल में काफूर का सफर अद्भुत था।
एक गुलाम जो जंजीरों में दिल्ली लाया गया था, अब खिलजी सल्तनत की सबसे भरोसेमंद ताकत बन चुका। यही वह मोड़ था जहां से उसका असली सफर शुरू हुआ। दक्षिण भारत की विजय यात्रा, सोना चांदी और इतिहास में अमर होने की कहानी। 1306 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की सेना दक्षिण की ओर बढ़ी तो उसका सेनापति वही व्यक्ति था जिसने कुछ ही सालों में गुलामी से उठकर पूरी सल्तनत की किस्मत बदल दी थी। मलिक काफूर अब केवल एक सेनापति नहीं था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। दक्षिण भारत जहां स्वतंत्र हिंदू राज्यों की शक्ति अभी भी कायम थी, खिलजी सल्तनत के लिए एक चुनौती थी और एक अवसर भी। इस अवसर को भुनाने के लिए अलाउद्दीन ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर को चुना। पहला अभियान देवगिरी के खिलाफ था। यादव वंश के रामचंद्र देव का राज्य पहले ही खिलजी सल्तनत को कर देने को मजबूर किया जा चुका, लेकिन उनकी वफादारी संदिग्ध। 1306 ईस्वी में काफूर एक विशाल सेना लेकर देवगिरी पहुंचा। युद्ध का दृश्य भयावह। दिल्ली की सेना घोड़ों और हथियारों के साथ किले के चारों ओर फैल गई। युद्ध की गूंज, तलवारों की खनक और हाथियों की गर्जना ने देवगिरी को हिला दिया। रामचंद्र देव ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया और भारी कर देने पर सहमति जताई। इस विजय से काफूर का आत्मविश्वास और भी बढ़ा और सुल्तान को उस पर पहले से अधिक भरोसा हो गया। 1308 ईस्वी में अगला लक्ष्य वारंगल था। काकतीय वंश का यह दुर्गम राज्य दक्षिण भारत की सबसे मजबूत ताकतों में से एक था। काफूर ने अपनी सेना के साथ लंबा मार्च किया और वारंगल किले को घेर लिया। यह किला मजबूत दीवारों और भारी सुरक्षा से लैस था, लेकिन दिल्ली की सेना की तैयारी भी कम नहीं थी। चारों ओर से घेराबंदी की गई, तीर और गोले किले की दीवारों पर बरसाए गए। महीनों तक चले इस संघर्ष ने वारंगल को थका दिया। अंततः राजा प्रताप रुद्र ने आत्मसमर्पण किया और अपार खजाना सौंप दिया। अमीर खुसरो अपनी किताब खजाइन उल फुतह में लिखते हैं कि इस खजाने में अनगिनत सोना, हीरे, मोती और रत्न भी शामिल थे। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जिसे दिल्ली लाया गया और बाद में यह इतिहास की सबसे विवादित संपत्ति बन गया। वारंगल की इस जीत ने मलिक काफूर को एक महान विजेता की छवि दे दी। दिल्ली दरबार में अब उसका नाम हर जुबान पर था। सुल्तान उसे मलिक नायब कहकर पुकारता और उसकी शक्ति को अमीरों से ऊपर मानता। लेकिन काफूर का अभियान यही खत्म नहीं हुआ। अगले ही साल उसने अपना रुख द्वार समुद्र की ओर किया। यह राज्य होयसल वंश के अधीन था और मंदिरों और खजानों से संपन्न था। दिल्ली की सेना यहाँ भी विध्वंसक रूप में पहुंची। काफूर ने रणनीतिक चालें चलकर राजाओं को हराया। मंदिरों से सोना, चांदी और मूर्तियों के गहने लूटे गए। यह दृश्य भय और श्रद्धा दोनों का प्रतीक था। एक ओर सेना की निर्दयता और दूसरी ओर पराजित जनता की विवशता। 1310 से 1311 ईस्वी में मलिक काफूर की सेना ने मदुरई पर आक्रमण किया। मदुरई का पांड्य राज्य दक्षिण का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र था। वहाँ के विशाल मंदिर, संस्कृति, कला दक्षिण भारत के धरोहर। लेकिन दिल्ली की सेना ने इसे भी बख्शा नहीं। युद्ध के बाद मदुरई से भारी लूट की गई। मंदिरों से स्वर्ण प्रतिमाएं, रत्न जड़ित वस्तुएं और खजाने निकलवाए गए। स्थानीय जनता स्तब्ध थी कि उत्तर से आई सल्तनत की सेना इतनी दूर आकर भी उनकी समृद्धि छीन सकती है। इस विजय ने दिल्ली सल्तनत के नक्शे को और बड़ा कर दिया। मलिक काफूर अब एक विजेता के रूप में दिल्ली लौट रहा। 1311 में जब वो वापस आया तो उसके साथ हाथियों पर लदा सोना, चांदी और गहनों का ढेर था। अनगिनत बंदी और कैदी उसके पीछे पीछे चले आ रहे। दिल्ली की गलियों में यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। जनता अपने सेनापति को देख रही थी कि जो उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण की गहराइयों तक जीत का झंडा गाड़ आया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने काफूर को गले लगाया और उसकी प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि इन विजयों ने दिल्ली सल्तनत को अपार संपत्ति दी और सल्तनत के खजाने को पहले से भी कहीं अधिक समृद्ध बना दिया। लेकिन इसके साथ ही काफूर का कद भी इतना बढ़ गया कि अब वह दरबार में किसी से कम नहीं था। अलाउद्दीन की नजर में वह वफादार सेनापति था, लेकिन अमीरों और सरदारों की नजर में वह एक खतरा बन चुका। उसकी लगातार जीतों ने उसे इतना ताकतवर बना दिया था कि उसकी महत्वाकांक्षाएं किसी से भी छुपी नहीं रह गई। इस पूरे अभियान के दौरान काफूर ने जो दृढ़ता और रणनीति दिखाई, उसने उसे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान विजेता भी साबित किया। देवगिरी की दीवारें, वारंगल का कोहिनूर, द्वार समुद्र के मंदिर और मदुरई की समृद्धि, यह सब उसकी तलवार की गवाही बनकर दिल्ली पहुंचा। जनता की आंखों में अब खिलजी सल्तनत अपराजय लगती थी और इस अपराजय छवि के केंद्र में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मलिक काफूर। वह क्षण था जब एक गुलाम सेनापति बन चुका था और सेनापति धीरे धीरे शासक के साए में बदल रहा था। दरबार के पुराने अमीर और सरदार इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा परेशान थे। उन्हें यह बात चुभ रही थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी 1000 दिनार में खरीदा गया था, अब उनके बराबर या उनसे भी ऊंचे स्थान पर बैठकर निर्णय ले रहा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को काफूर पर अटूट विश्वास था। सुल्तान ने साफ कहा कि उसे वही व्यक्ति चाहिए जो उसकी हर आज्ञा का पालन करे और वफादारी से काम करे। समय बीतने के साथ यह विश्वास और गहरा होता गया। मलिक काफूर अब केवल सैन्य अभियानों का नेतृत्व नहीं करता था, बल्कि दरबार में भी उसकी राय अहम हो गई थी। राजस्व, सेना की तैनाती और दरबारी साजिशों तक उसकी पकड़ बनती जा रही थी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि सुल्तान और सल्तनत के बीच की दीवारें हट रही हैं और उनकी जगह केवल एक व्यक्ति खड़ा है, काफूर।
अमीर उमरा का यह अपमान था, लेकिन वे खुले आम विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर बार सुल्तान की छत्र छाया काफूर को बचा लेती। 1313 से 1315 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी लगातार बीमार रहने लगा। अमीर खुसरो ने लिखा कि इस बीमारी ने सुल्तान को बहुत कमजोर कर दिया था। वह दरबार में बहुत कम आता और ज्यादातर समय महल के अंदर बिस्तर पर बिताता। यह स्थिति मलिक काफूर के लिए सुनहरा अवसर बन गई। उसने सुल्तान की बीमारी का फायदा उठाकर अपने नाम से आदेश जारी करना शुरू कर दिया। सेना की तैनाती, कर वसूली और यहाँ तक कि राजनीतिक फैसले भी अब उसके हाथों में थे। दिल्ली की गलियों में यह चर्चा होने लगी कि अलाउद्दीन नाम का सुल्तान तो है, लेकिन असली हुकूमत काफूर के पास चला गया है। दरबारियों में यह असंतोष और भी बढ़ने लगा। खासकर अमीरों को लगता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफूर एक दिन खुद गद्दी पर बैठ जाएगा, लेकिन सुल्तान की मौजूदगी उन्हें चुप रहने पर मजबूर करती। काफूर भी यह जानता था कि अलाउद्दीन की मौत ही उसकी असली परीक्षा होगी, इसलिए उसने अपनी सारी योजना उसी दिशा में बनानी शुरू कर दी। उसका सबसे बड़ा डर खिलजी के राजकुमार थे। अलाउद्दीन के कई बेटे थे, जिनमें खिज्र खां सबसे लोकप्रिय माना जाता था। जनता और सैनिक उसे पसंद करते थे और अमीरों की नज़र में वह गद्दी का सबसे मजबूत दावेदार था। काफूर समझता था कि अगर खिज्र खां सुल्तान बना तो उसकी सारी ताकत छिन जाएगी। बरनी के अनुसार काफूर ने अलाउद्दीन को यह विश्वास दिलाया कि राजकुमार उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसने बार बार सुल्तान से कहा, बेटे उसकी जान के दुश्मन हैं और उन्हें कैद करना ही सल्तनत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि खिज्र खां और अन्य राजकुमारों को कैद कर लिया गया। खिज्र खां की लोकप्रियता देखकर यह कदम बेहद कठोर माना गया। कई इतिहासकारों का कहना है कि जनता इस फैसले से भीतर ही भीतर विद्रोह करना चाहती थी, लेकिन सुल्तान की मौजूदगी ने इसे दबा दिया। काफूर ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए राजकुमारों को अपंग बनाने तक की हदें पार की। कुछ को अंधा करवा दिया गया ताकि वे भविष्य में कभी गद्दी का दावा न कर सके। यह वह क्षण था जब काफूर सत्ता के चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन साथ ही अपनी दुश्मनी की फेरिस्त भी बहुत लंबी कर चुका था। जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। यह घटना मलिक काफूर के लिए निर्णायक साबित हुई। सुल्तान की मौत के बाद पूरा दरबार सन्न रह गया। अमीरों और सैनिकों की निगाह अब राजकुमारों की ओर थी, लेकिन काफूर ने तुरंत चाल चली। उसने छोटे शहजादे शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा दिया। चूंकि शहजादा उम्र में बहुत छोटा था, असली सत्ता काफूर के हाथ में रही। उसने खुद को नायब सल्तनत घोषित किया और दिल्ली की गद्दी को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। फिरिश्ता लिखते हैं कि उस दौर में दिल्ली की जनता कहती थी कि गद्दी पर तो कोई और बैठा है, लेकिन हुकूमत मलिक काफूर चला रहा है। यह स्थिति दरबार के अमीरों के लिए असहनीय हो गई। वे खुलेआम कहने लगे, हमने एक गुलाम को सर पर चढ़ा लिया है और अब समय है इसे नीचे गिराने का। काफूर का डर भी बढ़ गया था। वह जानता था कि उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इसलिए उसने और कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए। अमीरों की जायदादें जब्त की गईं, विरोध करने वालों को कैद किया गया और जो भी सामने आया उसे दबा दिया गया। लेकिन इन कदमों ने आग में घी डालने का काम किया। सैनिकों का मन भी काफूर से हटने लगा। वे सोचते थे कि यह व्यक्ति न तो खिलजी वंश से है और न ही जनता के लिए वफादार, बल्कि केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रहा है। जनवरी से मार्च 1316 के बीच दिल्ली के अमीरों और सैनिकों ने गुप्त रूप से कई बैठकें की। उनमें तय हुआ कि अब काफूर को हटाना ही पड़ेगा। सुल्तान की मौत ने उसे गद्दी के सबसे करीब ला दिया था, लेकिन यही स्थिति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। बर्नी बताते हैं कि अमीर अब खुले तौर पर कहने लगे थे कि हमने गलती से गुलाम को अपनी गर्दन पर बैठा लिया है। मलिक काफूर को यकीन था कि उसकी ताकत इतनी है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हकीकत यह थी कि वह सत्ता की ऊंचाई पर अकेला खड़ा था और उसके चारों ओर सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन थे। अमीरों से लेकर सैनिकों तक और खिलजी परिवार से लेकर आम जनता तक सब उससे नफरत करने लगे थे। इस तरह 1311 से 1316 ईस्वी का यह दौर मलिक काफूर की सत्ता के चरम और उसके पतन की शुरुआत दोनों का गवाह बना। दक्कन का विजेता अब दिल्ली का शासक बन चुका था। भले ही नाम के लिए कोई और गद्दी पर बैठा था, लेकिन यह शक्ति टिकाऊ न थी। महत्वाकांक्षा ने उसे सत्ता की ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन वही महत्वाकांक्षा उसे दुश्मनों से घेर कर अंत की ओर ले जा रही। अलाउद्दीन की मौत ने उसकी राह आसान तो कर दी, पर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खींच ली और अब जो आने वाला था वह सिर्फ पतन की कहानी थी। मार्च 1316 की एक रात वह समय आ गया जब दरबारियों और सरदारों ने उसके खिलाफ बगावत की। काफूर को अचानक महल में ही घेर लिया गया। कुछ सैनिक जो उसके अपने माने जाते थे वे भी इस साजिश में शामिल हो चुके थे। काफूर ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके हथियार छीन लिए गए। उसे कैद कर लिया गया और उसी कमरे में बंद कर दिया गया जहां कभी वह दूसरों को बंद करता था। बर्नी बताते हैं कि अगले ही दिन उसके दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि उसे गला दबाकर या जहर देकर मारा गया। उसकी मौत उतनी ही चुपचाप हुई जितनी तेजी से वह सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचा था। फिरिश्ता के अनुसार मलिक काफूर की लाश को गुप्त रूप से दफनाया गया
ताकि उसकी मौत पर कोई विद्रोह या सहानुभूति न उभरे। न कोई शाही जनाजा हुआ और न कोई आखिरी रस्म। यह अजीब विडंबना थी कि जो व्यक्ति दिल्ली के सिंहासन को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रहा था, वही अंततः बिना शोर शराबे के अंधेरे में दफन कर दिया गया। उसकी दौलत, उसकी ताकत, उसके सपने, सब कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल गया। इतिहासकार सतीश चंद्र लिखते हैं कि मलिक काफूर की मौत हमें यह सिखाती है कि जब महत्वाकांक्षा वफादारी से बड़ी हो जाए तो सत्ता टिकती नहीं। इस तरह मार्च 1316 में मलिक काफूर का सफर समाप्त हो गया। गुलामी से उठकर वह दिल्ली का सबसे ताकतवर आदमी बना, दक्कन पर अपनी तलवार का दबदबा कायम किया, लेकिन दरबार की साजिशों और अपनी ही महत्वाकांक्षाओं ने उसे सत्ता के शिखर से उठाकर गुमनाम कब्र तक पहुंचा दिया। उसके नाम के साथ इतिहास ने उसे कभी विजेता, कभी गद्दार और कभी महत्वाकांक्षी सेनापति की तरह याद किया। उसका अंत यह दिखाता है कि सत्ता की ऊंचाई जितनी तेज होती है, पतन उतना ही कठोर।